अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मोटिवेशन भी है, जिसमें इंस्पिरेशन भी है और बहुत सारी पॉजिटिव लर्निंग भी है। और आज वाला जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन ये है कि एक ऐसा नौजवान जिसको हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, उसने कैसे किसी की जान बचाई, लाइफ सेवर कैसे बना और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो एक हीरो हैं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी अगर बचा ली जाए और उसमें आगे बढ़ के किसी की जान बचाना वैसे भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सो इस हवाले से आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है एक बहुत ही ख़ास मेहमान को, और उनके साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो आपके जाने पहचाने हैं, जो आपसे मिलते रहते हैं, आपके फेवरेट आरजे हैं, ड्राइव टाइम शो के प्रेजेंटर जनाब मुज़म्मिल अशरफ साहब, और साथ में मौजूद हैं अरसलान अली ख़ान। मैं आप दोनों का बहुत मशकूर हूँ, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के हवाले से। सबसे पहली बात तो हमेशा की तरह जितने भी लिसनर्स हैं उनको बताता चलूँ कि कोई भी टॉपिक होता है तो टॉपिक को ज्वाइन करने के लिए, शो को ज्वाइन करने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966। मैसेजेस करें, कॉल्स करें, उनको भी शो का हिस्सा बनाएंगे। तो जनाब डिस्कशन की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले तो अरसलान, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ वो क्या था हमें भी बताएं, जितने हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन तक भी मैसेज पहुंचे कि बेसिकली हुआ क्या था और ये किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक्चुअली में ये उस दिन तकरीबन शाम 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। तो उस टाइम पे फिर ट्रैक बंद था और ट्रेन आने का टाइम था। फाटक बंद हो गया था। तो फाटक बंद हुआ, उधर से एक खातून आती है, अपने छोटा बच्चा था उसके पास, कोई 1.5-2 साल का, उसको लेके आती है। मैं उधर बाइक पे बैठा था, तो मैंने ड्यूटी पे जाना था, अभी टाइम नहीं हुआ था। तो वो आती है उधर से ट्रैक की तरफ। तो पहले मुझे इतना शक नहीं होता, क्योंकि उधर ट्रैक की दूसरी साइड पे घर थे, मुझे लगा कि शायद ट्रैक क्रॉस करके तो दूसरी साइड पे घर जाना चाह रही हैं, क्योंकि ट्रेन अभी दूर थी। तो लेकिन जैसे ही वो ट्रैक पे चढ़ती है तो बच्चे को अपने को गोद में उठाती है और ट्रेन की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। अच्छा। हाँ जी। और ट्रेन की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है जब, और फिर पीछे से आवाज़ें आती हैं, फाटक की तरफ से लोग आवाज़ें देते हैं कि बचाओ, वो खुदकुशी अटैम्प्ट करने जा रही है। तो फिर मैं भागता हूँ उसकी तरफ। ट्रेन का फासला भी तकरीबन 100-200 मीटर का ही रह जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी ट्रेन। मैं पीछे से भाग के जाके उसको पकड़ के साइड पे किया। उसने छुड़वाने की तो बहुत कोशिश की कि, और चिल्लाई भी बहुत कि मुझे मरने दो, लेकिन मैं उसको पकड़ के काफ़ी साइड पे ले गया। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, वो बच्चा गोद में उठाया हुआ था उसने, खातून ने, बच्चे की एज क्या थी? तकरीबन 1.5-2 साल। 1.5-2 साल का बच्चा था जिसको उठाकर भाग रही थी। अच्छा, आप इस सारे इंसिडेंट के बाद वहाँ पर मौजूद रहे या चले गए, या इस चीज़ के बारे में थोड़ा हुआ कि पूछा जाए कि क्या वजह बनी? जी एक्चुअली मैं जब ट्रेन गुजर गई थी तो उधर फाटक से काफ़ी लोग जितने उधर थे वो सारे उधर इकट्ठे हो गए थे आके। तो काफ़ी लोग अपनी अपनी बातें करनी शुरू कर दी, उन्होंने पूछना। फिर मैं उधर रुका नहीं, एक तो मेरा ड्यूटी टाइम हो गया था। बिल्कुल सही। तो फिर मैं आ गया था उधर से छोड़ के। बिल्कुल सही है। साथ में मौजूद है जी मुज़म्मिल अशरफ। मुज़म्मिल, अरसलान के हवाले से आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है, अरसलान को मिलने के लिए बुलाया भी है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस इंसिडेंट के हवाले से, चूँकि आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, कवरेज करते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक वीडियो आती है कि जिसके अंदर एक नौजवान है जो कि बाइक पे बैठा है और रेलवे ट्रैक के करीब है। तो ट्रैक भी हमें नज़र आ रहा है और ट्रैक से गुजरती हुई एक खातून भी नज़र आ रही है। गालिबन ब्लैक अबाया पहना हुआ है उसने, तो वो जा रही है। तो वो थोड़ा सा साइड से थोड़ा दूर जाती है, तो पीछे से यही नौजवान भागते हुए जाता है और जाके उसको बचा लेता है और ट्रेन साइड से गुजर जाती है। सही। तो ये वीडियो देखी है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार एक कैसे उसने अपने माइंड को इस्तेमाल किया और इतनी जल्दी उसने रिएक्ट किया और एक खातून और साथ में उस बच्चे की जान को बचा लिया।
सो ये जब वीडियो मैंने देखी और उससे डबल खुशी मुझे ये सुनकर हुई कि अच्छा ये नौजवान जो है ये फैसलाबाद का नौजवान है। तो मेरे अंदर भी ये हुआ कि यार मुझे इनसे मिलना चाहिए और इनको दाद देनी चाहिए और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो लाइफ सेविंग के सरंजाम देते हैं खिदमात, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका हमें पता चला और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने एक्सेप्ट किया हमारी इस इनविटेशन को कि हमारे रेडियो पर आएँ और हमारे सामईन के साथ भी इंटरेक्ट करें। तो बहुत मज़ा आया और इससे ज़्यादा मज़े की और खुशी की बात ये थी कि जब वो फैसलाबाद का निकला नौजवान, और दूसरा मैंने अभी फेसबुक को स्क्रॉल ही कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि दूसरे सिटीज़ के जो पेजेस हैं, लाइक एक शेखुपुरा का कोई पेज था, उसने वो वीडियो लगाई हुई और वो अच्छा क्लेम भी ये कर रहे हैं कि अच्छा ये ना हमारे शेखुपुरा का है। तो मुझे थोड़ा सा वो फन फैक्टर भी लगा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो सारे उसको क्लेम करते हैं। बिल्कुल सही। सेकंड ये कि चूंकि हम बात करें इंसिडेंट के हवाले से, जी, इस पूरे इंसिडेंट में जो खातून हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट की, चूँकि जब आप कवरेज करते हैं तो अल्टीमेट सारी साइड्स को हम कवर करते हैं। सो क्या लगता है एक्सपेक्टेड रीजंस, मौशी हालात की तंगी या व्हाट्सएवर कुछ ऐसा, क्या आपकी क्या ओपिनियन है, क्या हो सकता है? सर मेरी ओपिनियन के अंदर जिस तरह हमने कवरेज दी है इनको, अरसलान भाई को, जो कि इनका हक भी बनता है, इसी तरह से हमें कवरेज उन खातून को भी देनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि वो कौन थी और क्या वजूहात थी। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनका कोई ऐसा उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हुआ हमारा, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक्सपेक्टेड रीजंस ये थी कि घर में उनकी कोई कशीदगी चल रही थी किसी बात पर, खावन के साथ हो सकती है और फैमिली के साथ हो सकती है, तो जिसकी वजह से उन्होंने तंग आकर इतना बड़ा स्टेप लेने का सोचा। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो घरेलू माशरा है और उसके अंदर जो इतने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर हमें अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। चूँकि फैमिली सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उमूमन डिफरेंट शोज़ में हम डिस्कस भी करते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो फैमिली का तनाव है, झगड़े हैं, वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि शायद कंट्रोल में नहीं बात रहती है और हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो हम किसी न किसी इंतहाई कदम की तरफ गामजन हो जाते हैं। सो मैं अरसलान से ही जानना चाहूँगा, अरसलान आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, क्या प्लान रखते हैं फ्यूचर को लेकर? ये बेसिकली अभी मैं शेफ़ फील्ड में हूँ, पिज़्ज़ा शेफ़ है, पिज़्ज़ा शेफ़। तो उधर मैं पिज़्ज़ा शेफ़ की जॉब करता था, लेकिन अभी उधर से छोड़ दिया है, तो अभी जॉब की तलाश में हूँ। और एजुकेशन के लिहाज से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया है और मैट्रिक में अपने इलाके से टॉप किया था। वेरी गुड। अपने स्कूल से। ओके, अच्छा मैट्रिक में टॉप किया और आगे फर्दर स्टडी का कभी ख्याल आता है कि यार स्टडी करनी चाहिए, या फिर अपने फ्यूचर को लेके आपको लगता है कि किसी ऐसी फील्ड में आना चाहिए जहाँ पर आपको फ्यूचर आपका सिक्योर हो सके? जी बिल्कुल। एक्चुअली में स्टडी का तो अभी भी मुझे बहुत शौक है, पढ़ना मैं अभी भी चाहता हूँ, लेकिन मैट्रिक के बाद कुछ घरेलू मजबूरियाँ ऐसी आई थी जिस वजह से मुझे फिर जॉब करनी पड़ी। तो शौक तो बहुत है पढ़ने का, अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं स्टडी अगेन स्टार्ट करूँ। अच्छा अरसलान, समाजी खिदमत के हवाले से एक अप्रोच का मस्बत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव माइंडेड होना, यार किसी की जान बचाना एक बड़े कामों में से एक काम है, और जब आप किसी की खिदमत के लिए या किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए सोचते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है जी। सो क्या जहन में आया एकदम से बैठे बैठे कि यार मैं ही करूं? बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम बैठे होते हैं पब्लिक प्लेस पे तो इतना मतलब क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता, साथ वालों की तरफ भी हमारी वो होती है, इंटेंशन होती है कि शायद उनमें से कोई आगे बढ़ के शायद बचा लेगा। सो कैसे ये एकदम से सोच आई? एक्चुअली में ये एक तो स्टार्ट से ही मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सिखाया है कि अक्सर ही वो ये बात कहते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने समझे कि पूरी इंसानियत की जान बचाई। और उस टाइम पे मुझे यही था कि मैंने उसकी जान बचानी है, और किसी का मेरे ज़हन में भी नहीं था कि कोई और जाएगा, क्योंकि आवाज़ें आई और मेरी अचानक नज़र पड़ी तो मेरे माइंड में और कोई चीज़ आई नहीं, मेरे माइंड में सिर्फ यही चीज़ आई कि उसको रोकना है, बस आगे बचाना है। बिल्कुल सही है। सो मुज़म्मिल, इसी पॉइंट ऑफ व्यू जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है किस हद तक ज़रूरी है अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझना,
जैसे हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है अरसलान की। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है और मैं अपने शो में वक्तन फ़वक्तन इस टॉपिक के ऊपर बात करता रहता हूँ कि हम यूजली हमारा ये पर्सपेक्टिव बन गया हुआ है कि हमने अपने मुआशरे को जब देखना है तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो गलतियाँ, जो कमियाँ, जो कोताहियाँ हैं वो हम किसी दूसरे पे डाल दें और ख़ुद बरी ज़िम्मा हो जाएं। और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे जो भी माशरे के फलास हैं उनको हम या तो हुक्मरानों पे डाल देते हैं या अपने पिछले लोगों पे डाल देते हैं कि यार उन्होंने ये ऐसे नहीं किया तो इस वजह से हम ऐसे हैं। तो लेकिन उसके ऊपर हमारी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में और वो हमें ही करनी है। तो इसी तरह से इस इंसिडेंट के ऊपर भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर कोई इसी तरह से सब लोग सोचना शुरू कर दें कि क्विक रिस्पांस देना है और मुझे ये अपनी जिम्मेदारी समझनी है तो हम बहुत एक खातून नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अप्रोच दो तरह की जहन में आती है। एक वो अप्रोच है जैसे हम चूँकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं जी, किसी को जब कभी कोई काम बोलें अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, जैसे अक्सर बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह देते हैं कि बेटा ये फ़लाँ काम कर दो। एक तो ये होता है आपका एक्सेप्टेंस लेवल जी। सेकंड ये होता है कि जैसे इन्होंने किया कि किसी ने कहा नहीं लेकिन खुद से एक मोटिवेशन जागी कि मुझे ये करना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो पहली वाली ऑप्शन है, आपको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा अगर होगी तो सेकंड ऑप्शन पे ऑटोमेटिक आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे? बिल्कुल सर, ये ऐसे ही है, एक दूसरे के वाइस वर्सा चल रही हैं ये दोनों चीज़ें। इस पे बहुत बड़ा रोल तरबियत का है कि जब हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगे कि अगर हम बच्चे को बताएंगे कि यार कोई अगर मुश्किल में है तो आपने किसी का कोई भी सवाल नहीं लेना, किसी के आपने ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना, जस्ट आपने पहली कोशिश और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे उसको बचाना है। और जिस तरह ये मेरी ऑफ द रिकॉर्ड अरसलान से भी बात हुई तो मैंने इनसे पूछा कि यार एक ट्रेन आ रही है अपनी स्पीड के ऊपर और एक खातून है, आपकी कुछ नहीं लगती, आप नहीं देखते कि वो कौन है, नहीं जानते, तो आपके अंदर ये भी तो खौफ आता है कि यार उसको अगर मैं बचाने गया मेरा अपना नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस थॉट को भी उन्होंने ओवरकम करते हुए इस पूरे उनको बचा लिया। तो ये इनसे दोबारा पूछना चाहिए कि ये किस तरह से बताएंगे हमें अरसलान के क्या ये मतलब मैं ही क्यों, और इस सारे को करने में नुकसान भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल, बेसिकली उस टाइम में मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया क्योंकि ये उनकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इसके अलावा साथ में उसके उनके जो छोटा बच्चा था उसकी तो अभी पूरी लाइफ थी आगे। तो बस उस टाइम में मेरे जहन में और कोई ख्याल आया ही नहीं, बल्कि यही था कि बस उनको बचाना है। ज़बरदस्त, बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है कि अगर आप इस सोच के साथ सोचते हैं कि जस्ट जान बचानी है तो उसमें अगर आप अपने आप को भी कंसिडर नहीं करते तो ये जेन्युइनली एक बड़ी बात है। सोशल अवेयरनेस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, मैं अरसलान की राय भी जानूँगा कि लोगों को अवेयर करना किसी समाजी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए मैसेज कन्वे करना, कुछ काम वो होते हैं जो बोल कर बताए जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो करके दिखाए जाते हैं। सो आपके वाला काम जो है शायद करके दिखा दिया गया कि भाई इस तरह भी हो सकता है। सो अवेयरनेस कैसे पहुंचाई जा सकती है लोगों में? जी बेसिकली एक तो ये है कि इसमें मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ये जो लोग ये सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, देखें मुश्किलात और ये जो टेंशन वगैरह हैं हर फैमिली में, हर घर में होती हैं। तो बजाय इनको फेस करने के लोग आजकल जो लोग हैं वो ये सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट करने की तरफ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस अमल की बजाय हमें चाहिए कि हम उन मुश्किलात का सामना करें। और दूसरा ये जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं उनके लिए है कि जब वो कहीं नहर किनारे या फिर ट्रेन के फाटक के पास ऐसे ही होते हैं तो वो अपनी नज़रें खुली रखें और कोशिश करें कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होने लगता है तो वो उसको रोकने जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की जनाब, क्या कहेंगे अरसलान साहब की स्टेटमेंट के हवाले से? सर बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सोशल अवेयरनेस की बात की तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदा उठता है और वो जाके बचा आता है और मज़ीद भी लोग होते हैं जो कि वहाँ पे खड़े हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं
और सिर्फ शोर मचा रहे शोर हैं मचा रहे कि हैं, जी बिल्कुल वो सही। बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है इनके सिवाय कि मैं भी तो बचा सकता हूँ, हालांकि सब लोगों के पास Exactly. अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बिल्कुल तो सही। इस पे हमें काम करना है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है ना तो हम पैनिक करें और बल्कि हम उसको अगले को बचाने की तरजीह अपनी अपनाएं, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा है कि एक इंसान की जान पूरी इंसानियत की जान बचाने के बिल्कुल मुतरादिफ सही है। है। लेकिन मुज़म्मिल मेरा ये ख्याल है कि जो आप जैसे भी बात करें उसके पीछे बहुत जज्बे की ज़रूरत है। बिल्कुल, ठीक है, बहादुरी की मतलब ज़रूरत है। शोर तो जी अगर बिल्कुल। आसपास बैठे हर बंदा और ये जज्बा बेसिकली आजकल जो पेरेंट्स हैं वो ही अपने बच्चों में डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो ऐसी तरबियत अपने बच्चों की करेंगे तो फिर बिल्कुल सही जारी है। बात है तरबियत कि बहुत ज़्यादा मैटर जी करती है। फिर दूसरी बात ये कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जी बिल्कुल। आपके दोस्त अहबाब हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। सेकंड, इन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि जैसे हम अक्सर देखते हैं आजकल गर्मियों के दिन हैं, नहर किनारे जी। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, अब बाज़ औक़ात ख़वातीन भी गुज़र रही होती हैं। बिल्कुल। हमें आए दिन कोई ना कोई ऐसे केसेस सुनने में मिलते ही रहते हैं कि जी फ़लाँ जगह पर ये वाक़या हो गया, कहीं पर कोई बच्चा गिर गया, बच्ची गिर गई, या कोई खातून ने अटेम्प्ट कर ली, मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस। और सेकेंडली जो दूसरी निशानदेही है वो ये है कि फाटक के ऊपर जब हम रुकते हैं वो जल्दबाजी जो है वो बड़ी गलत जल्दबाजी होती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। कुछ अटेम्प्ट्स वो होती हैं जो जानबूझ के ली जाती हैं, जी कुछ वो होती हैं जिनको करने के लिए हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल जी। ऐसे ही है और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। सो इस हवाले से सर, इसमें बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात आपने की है कि हम एज ए सोसाइटी पता नहीं हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि अगर कोई सिग्नल बंद है तो हमें लाजमी वहीं से गुजरना है और बिल्कुल, सिग्नल को बिल्कुल। ब्रेक करना है, और फिर अगर फाटक बंद हो रहा है तो कोशिश यही करनी यार मैं निकल जाऊं। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट आपको रुकना पड़ सकता है, और अगर आपको ज़्यादातर हमारे पास एमरजेंसीज भी नहीं होती। बिल्कुल। और इसी हवाले से मेरे माइंड में एक वो वीडियो आ रही है कि सोशल वर्कर्स ने ना ये एक्सपेरिमेंट किया, लाइव एक्सपेरिमेंट था पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर, ठीक। कि उन्होंने एक कैमरा लगाया एक मेन शाहराह के सिग्नल के ऊपर, और वहाँ से उन्होंने नोट किया कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि बाइक्स के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और वहाँ से स्पीडी जाना चाहते हैं। और उन लोगों के आगे एक पुल है, उसके ऊपर उन्होंने खुद ही प्लांट किए हुए कुछ लोग जो कि पुल पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, कि मतलब कोई इस तरह से शो कर रहे हैं कि पता नहीं कोई एमरजेंसी कोई कैजुअलिटी हो गई है। बिल्कुल तो सही। वो वही लोग जो कि पिछले 5 मिनट पहले उस सिग्नल को ब्रेक करते हुए जल्दी से गए थे, वो अब वहां पे खड़े देख रहे हैं कि यार कि पता नीचे नहीं क्या क्या हो रहा हुआ है। है। हाँ, बिल्कुल वो सही। रुक रुक के देख रहे हैं। अब बंदा पूछे कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ हो भी गया अल्लाह ना करे तो आप वहां पे पुल पे खड़े होके क्या करेंगे? अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं थी तो पीछे आपने वो रूल क्यों ब्रेक किया? आपने अपनी जान और दूसरों की जान क्यों खतरे में डाली? अक्सर औकात हमारे यहाँ, मेरा चूंकि ड्राइव टाइम शो है, तो ड्राइविंग के दौरान हम बहुत कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है, और मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं कि अपनी माइंड के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं उसको ही काउंट करते हैं बस। हालांकि ड्राइविंग में मुझे लगता है कि आपको 50% अपनी कैलकुलेशन होती है और 50 अगले की होती है। अगले को नहीं पता आपको कि वो फौरन आपकी तरफ आ जाए, बिल्कुल, उसने किधर को मुड़ना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में काउंट करनी चाहिए। अच्छा, ड्राइविंग के हवाले से एक बड़ा अच्छा मेरे जहन में एक मैसेज आता है। मैंने नई जब ड्राइविंग सीखनी शुरू की जी। तो मुझे पहला मैसेज ये मिला कि आप एक ऐसी जगह पर ड्राइविंग कर रहे हैं जहाँ पर सभी लोग जो हैं उनको नज़र नहीं आ रहा, Blind नज़र है। सिर्फ आपको आ रहा है, बिल्कुल। आपने इनसे बचना है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जी था बिल्कुल। जिसको लेकर आप जब लर्न करते हैं, और अभी सेम वही मैसेज मैं नेक्स्ट भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल, अभी हमारे पाकिस्तान में सीन भी यही है, क्योंकि लोग एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ उनको अपना ही नज़र आता है। अच्छा अरसलान, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा है। अच्छा तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाते हैं ना, वहाँ पर यही है कि आपको खुद को अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है। जी। सेकेंडली जब हम बात करते हैं जी फाटक की, जैसे वहाँ पर तो खैर ट्रैफिक रूल्स नहीं आते, वो वहाँ पर बाय लॉज बहुत सारे जो अप्लाई हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जैसे ही थोड़ा अलार्म बजेगा या पता लगेगा कि अभी अगले 2 मिनट के बाद फाटक बंद हो जाएगा, सर बड़ी स्पीड में फाटक को क्रॉस किया जाएगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बहुत ही अफसोसनाक बात होती है, फाटक बंद होने के बाद कुछ लोग बाइक्स को उठा कर क्रॉस कर रहे होते हैं, बड़ी तकलीफ की बात होती है। और ऐसी बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर हमने वीडियोज़ देखी हैं जो नुकसान का बायस बाद में वो लोग मान जाते हैं जो दरमियान से गुजर रहे होते हैं। सो जनाब, डिस्कशन जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान अली ख़ान और साथ में है मुज़म्मिल अशरफ।
एक रियल लाइफ हीरो हैं जिनसे डिस्कशन जारी है एक इंसिडेंट के हवाले से जो भी ब्लास्ट में हुआ कुछ दिन पहले, और कैसे इन्होंने जान बचाई, और वो सारा इनसे हमने सुना। मज़ीद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अवेयरनेस के ऊपर बात जारी है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं 0334 19 66 9 66 पर। एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are going to have another session to explore the University of Faisalabad as TUF offering the various departments, various disciplines. As TUF claimed a deep commitment towards the academia excellence and cultural diversity. Also, TUF providing a life-changing opportunities for the students, for their faculty members, and that's why today it's my immense pleasure to introduce my distinguished guest, Sir Muhammad Hanan Iftikhar. He's head of department of international programs at TUF. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you? I'm good. Perfect. Thank you very much for asking. How are you? Good. Great. Sir, thank you so much for coming. No, it's okay. Being a head of international programs at the University of Faisalabad. First of all, let us know about TNE. Is it an international program or is it something else? Well, actually, TNE stands for Transnational Education. So this is a model that actually was introduced in Pakistan almost a decade ago, way back in 2011 and 12, where institutes in Pakistan can actually enter into sort of a partnership with institutions across the globe, usually in UK, because this is where usually Pakistanis head to. And the idea is to bring the experience, the content, and the education option here in Pakistan, for which people have to spend a lot of money. They have to go to those countries. So instead of me going to UK, the UK actually is going to come to me. Okay. Yes. So there are a lot of favorable slogans as well. If you can't go to UK, It is an ease for the audience. For it is an ease for the students, by the way, instead of just going abroad, because it's a difficult thing to leave your family behind and go, especially at the age of 18, 20 or 21, the teenagers or the early 20s, because even the parents in Southeast Asia, India, Pakistan, the both countries, it's difficult for them to let the kid go. Yes. So yeah, this is a valuable option. You're staying in your home, you're staying with your family, you're getting the best option available, you're getting the degree from a well-reputed institution, globally recognized. Yeah. What else? So as we all know about the global curve, so what about the learning experiences? Well, I would rather say that when it comes to TNE, it is basically all about the learner, the student. Even the word student is not prevalent there anymore. They call it learner, you see. So it's a learner-centric approach. So what kind of faculty do you have? Well, we have faculty from different backgrounds. Some of them, they already have been to abroad. They have experienced the culture themselves. Some of them, probably they weren't been to foreign countries, but they were very quick learners. And they could adapt to the situation, the content at all. Because the content that we get from our partner institutions, it is pretty much comprehensive when it comes to guidelines. It's not Is it a bit boring or something Not at all. interesting? Not at all. I mean, had it been boring, I wouldn't have been heading the department. That's what, for sure, I can tell you, because there is a lot of, charm in it, because like I've already said, it's a learner-centric approach. Something interesting for the students. Absolutely. Curiosity is at the helm of it. Okay. Okay, it rather nurtures curiosity among the learners. Not just the learners, the faculty members as well, even the administrative staff, because we get to experience things that probably we won't even think about doing. Exactly. But now we have to do it by virtue of the charter, because it's part of the structure itself. So to be honest, some courses and degree programs are outdated nowadays. How do you make your curriculum up-to-date, relevant? I'd like to give sort of a perspective in this context. The curriculum that we offer is actually directly communicated by the partner university to us. We do Okay. not make any changes to it. We can suggest a few in Okay. the cultural context, but that won't be even taken into the national context at all. That will Is be it taken interlinked with the other departments? Well, no, it's a bit different. Like I've already said, the approach itself is different. What sets apart from the other departments at the Well, University of Faisalabad? The idea is, I won't just say the University of Faisalabad, but the local education sector. Yes, sir. I'll again get back to this learner-centric approach. You see, Okay. psychologically having a look at this, because
In TNE, I'm expected to be a psychologist as well, not just a teacher. This is a demand on their part. They want me to act as a psychologist. And if I find a student who is not very responsive or is a bit naughty in the class, that is a student I need to It is demand of the hour. It's demand of the hour. They would ask me about it. They would want me to comply, show compliance that that there were certain cases where the student was not, they were disinterested, and somehow I had a dialogue with them, I counseled them, and I brought them back to the classroom sessions. How do you put your effort to enhance the skills of the students? Well, I reckon there are certain approaches, different approaches that we keep on adapting. You know what? The first things first, that we give them confidence that whatever they will do, they'll be appreciated. Not for the result, but for the effort. You see, if my effort is being acknowledged that, okay, I did something, and then somebody's also giving me some suggestions that, okay, there is another way to do the same thing, or maybe you can do this 1-2 things and you'll get better results. So that's what I would say is sort of our philosophy, that one way or the other, we have to acknowledge the effort. We have to praise people for the effort. So this builds a lot of confidence among them. So do you offer any entrepreneurship? Well, yes, we do. We, you know what, when I already talked about curiosity, it's all about thinking, imagining, and trying to connect two different irrelevant things, and then you come up with something new. And that's basically what an entrepreneurial. So what kind mindset of is. internships or what kind of workshops especially to learn, to regain the knowledge? Well, there are 3 approaches that we are adopting. One Okay. is that we purely go psychological and behavioral. Okay. Sessions that where we'd like the students to understand or desensitize them about certain cases, because let's talk about both the genders working together. You see, Exactly. sometimes we come across these instances where students, the boys and girls, probably they're not comfortable working with each other. So Yes. we had this session to Okay. desensitize them, because they Okay. will have to work with each other Yes. in professional life until the last breath, by the way. Anyways, this is how we coexist. Exactly. But it really paid off. That workshop that we conducted was hardly like 45 minutes or so. It was just to desensitize them that you have to intermingle, you have to know the limits. Pretty much sure, no You are problem at working all. on the communication. Yes, we are working on the communication Verbal and skills and non-verbal. interpersonal skills, by the way, Okay. because that doesn't just stay limited to the classrooms. That goes far beyond that. Because you want your students to explore at international levels. You want to Definitely. meet them to. We are preparing them for global impact, by the way. We don't even start thinking about where we are locally. It's a virtual perspective, I would say, that you have to think about it. You could be working anywhere. I mean, I had a student coming to my office very recently, and he had some questions. Said, I can't ask anything like this to anyone, but I feel like I can ask you. And he said that I believe there are aliens out there. So what kind of job platforms the University of Islamabad is offering to the students? I reckon TUF itself has more than 70 partnerships with different institutions. And Globally? not globally, locally, but Okay. TUF International Program is actually working on partnerships on global context. Why? Because a student who is having a foreign degree program, they're not limited to Faisalabad, they're not limited to Pakistan, they're not even limited to Asia, by the way. They're global now. Yes, sir. You see? Sir, basically the University of Islamabad claimed that TNE is offered by TUF. Is there any other specific university in Faisalabad that is offering as well? Well, that's a very interesting question. There are institutions that are offering, but a full-fledged university, no. That's only TUF. Okay. And you know what? All the institutions are respect-worthy for everybody. But that's how Yes, the sir. education imparting institution should be dealt with. But Yes. why TUF sets itself apart? Because things that other institutions have to work on, TUF offers the same by the virtue of its charter. So for us, it's just a routine matter. For them, it's something big. Now, this equally allows us to think big as well, because the basic requirements are being met automatically. Exactly. So because all we know about the Pakistan's education system nowadays, what navigates your disciplines apart from the others? जी वेलकम बैक। आप सुने प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर, और मैं हूं फ़रूख शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी समाजी जिम्मेदारियों के हवाले से, और हमारे साथ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक रियल लाइफ हीरो मौजूद हैं, जिनके साथ अभी हम आप बीती एक सुन रहे थे कि किसी की जान कैसे बचाई गई और क्या किया। और साथ में मौजूद हैं जी मुज़म्मिल अशरफ साहब, आप सबके मोस्ट फेवरेट आरजे,
ड्राइव टाइम के प्रेजेंटर हैं। सो जनाब वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब, और ब्रेक पर जाने से पहले चूँकि हम इंसिडेंट के हवाले से बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक और सवाल ये आया कि मैं अरसलान से ये भी जानूँ कि कभी चूँकि हम खिदमत की बात करें, कभी जहन में ये आया हो कि इस वाक़े से पहले या बाद में कभी भी कि किसी की कोई भी किसी मौके पर किसी वाक़े में मदद की हो इसी पर्सपेक्टिव में? जी बिल्कुल, इससे पहले भी 2-3 मरतबा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि रोड पे बाइक एक्सीडेंट होता है या कोई रिक्शे वगैरह का एक्सीडेंट होता है, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बजाय इसके कि उनकी हेल्प करें, उनको उठाएं जाके, लोग मोबाइल निकाल के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने खुद उनको जाके उठाया, पानी वगैरह पिलाना। तो गाड़ियों वाले आते हैं, बाइक्स वाले आते हैं, वो खड़े देखते रहते हैं गाड़ियों में, बाइक्स में वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो लोगों को ये इसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि वीडियोस वगैरह बनाए, इससे उनको बल्कि उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। बिल्कुल सही है। सो मुज़म्मिल, इस सोच के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं कि जब हम मतलब समाजी तौर पर कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि अगर कोई नुकसान में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, और ये एक रवैया बन चुका है कि फ़ौरी तौर पर मोबाइल निकालेंगे, वीडियो बनाएंगे, किसी की जान जाती है, खुदा न खास्ता तो जाए। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट मामला है, और इस पे तो हमारा अपना भी एक्सपीरियंस हो ही जाता है जब आप रोड पे निकलते हैं तो। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमें ऐसे इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं कि अगर कोई अफेक्टी है जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो रोड पे पड़ा है, तो कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे भी दिहाड़ी लगाने की उसमें होते Exactly, हैं। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल या तो सही। उसका मोबाइल उठा के ले जाएंगे, या वो देखा है कि कोई बेहोश पड़ा है, उसके पैसे निकाल लिए। लेंगे। तो बिल्कुल सही। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मुझे समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस हवाले से। इखलाकी तौर पे ये हमारा फेलियर है। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। अभी रिसेंटली मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें बाइक के साथ मैं हिट हुआ, और बाइक वो बिल्कुल माइनर से उनको चोट आई और थोड़ी सी मुझे चोट आई। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैं सड़क पे गिरा हुआ हूँ और कुछ लोग आए हैं मुझे बचाने के लिए, उठाया उन्होंने और मुझे साइड पे रोड पे बिठा दिया है। लेकिन मेरी जो बाइक है वो सेंटर में गिरी थी, और जिस साइड पे मुझे बिठाया उसके ऑपोजिट साइड पे मेरी बाइक लगा दी है किसी ने जाके। अच्छा, मतलब अगर मैं फैसलाबाद रोड पे गिरा हुआ हूँ तो सामने समुद्री रोड पे जाके बाइक लगा दिया। हालांकि सारे देख रहे हैं कि जो अफेक्टी है मैं हूँ, मुझे उस साइड पे बिठाया हुआ है। तो मैं वहाँ पे चीख रहा हूँ कि यार मेरी बाइक किधर है, बाइक कौन ले गया या किसने किधर लगाई है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे चीखने के बाद लोगों ने देखा, गौर किया कि हाँ बाइक तो इसकी थी लेकिन गई कहाँ पे। तो फिर लोगों ने देखा कि अच्छा वो सामने किसी ने लगा दिया, शरारत की होगी या पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता। हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसमें फिर मैंने ज़रा शोर डाला तो मुझे पता चला कि यार बाइक मेरे पास होनी चाहिए। तो फिर बाइक मेरे पास आई, तो अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। और इस तरह के वाक़यात हमने बहुत देखे हैं। तो ये हमें मोरालिटीज़ के ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए और काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ साथ लोगों का शायद इसीलिए किसी की मदद करने के ऊपर इतना ट्रस्ट बाकी नहीं रहा। बिल्कुल सही है। तो अब देखिए ना कि खुदा ना खासे कहीं पर ऐसा कुछ होता है तो किसी की मदद करने से पहले कोई 2 दफ़ा सोचता, पता नहीं इसके पीछे कोई ड्रामा ना हो, कोई ऐसे बिला वजह इंटेंशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, इसलिए लोग मदद के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल। अभी बाइक के ऊपर जाते हुए अगर मैं बाइक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये होता है कि यार अगर कोई खड़ा है ना, उसको थोड़ा सा, अगर मेरे ही रूट पे उसने जाना है तो थोड़ी हेल्प कर दी जाए। तो अगर तो बुजुर्ग शहरी होते हैं तो उनको बंदा कर देता है हेल्प। लेकिन इस हवाले से भी हमने कुछ नेगेटिव इवेंट्स देखे हैं कि किसी ने किसी की हेल्प की है तो लेकिन उसको फिर आगे जाके खुदा न खास्ता लूट लिया गया। तो फिर उसकी वजह से हम भी थोड़ा मोहतात हो जाते हैं लोग कि यार हमने क्यों किसी की हेल्प करनी है। तो इस तरह के वाकयात के ऊपर भी हमें नोटिस भी लेना चाहिए और लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि यार आपको प्लीज़ इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सो अरसलान, लोगों का एतमाद नहीं बनता बाज़ का। जैसे अभी आपने ये एक एक्सरसाइज ये वाली की कि आपने किसी की जान बचाई, 100 ख्यालात जहन में आते हैं कि पता नहीं क्या हो सकता है, अगर मैं ये करूँगा तो कुछ और ना हो जाए, मुझे कोई और आके कुछ कह ना दे।
तो इस रवैये के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बल्कि यही जो ये हुआ है इंसिडेंट, इसके हवाले से भी बहुत से लोगों ने बाद में आके बातें की कि जी ये पुलिस केस बन सकता है, तो आपको पुलिस स्टेशन बुलवाएंगे बुलाया वो कि जाएगा। कोई नेगेटिव सरगर्मी ना हो, ये हो तो ये बस नेगेटिव थिंकिंग है। तो लेकिन ये है कि लोगों का एतमाद वो बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। दूसरा ये कि पुलिस केस की इन्होंने बात की है, उसमें नो डाउट कॉन्शियस हर बंदा होता है। लाइफ सेविंग में तो एक बड़ी चीज़ है ना, जैसे अभी इन्होंने बताया कि जी इनको भी एक वहाँ पे चूंकि र्यूमर्स या आवाज़ें बहुत सारी आ रही होती हैं, तो उसमें ये भी आवाज़ होती है कि अब तो ये पुलिस केस बनेगा। तो जान बचाने वाला वो भी इस परेशानी में होता है कि पता नहीं मुझसे क्या इंक्वायरी होगी। और इसी तरह जब एक्सीडेंट्स होते हैं तब भी यही प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि शायद लोग इसी डर से 15 पे कॉल भी नहीं करते कि पता जी, नहीं इसके बिल्कुल। पीछे क्या रीज़न होगी, या फिर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आपने रेस्क्यू के लिए कॉल करनी है तो वो भी नहीं करेंगे। इवन कि लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे सामने जाते हुए एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ। वो काफ़ी स्पीड से सामने से आ रहे थे, 1 वे की वायलेशन कर रहा था वो नौजवान। बाइक का एक्सीडेंट हुआ, उस नौजवान को मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ फासले पे था, अब वो गिरा है तो मेरे बाइक साइड पे करने तक वो गिरा हुआ है। आसपास कुछ फ्रूट्स की रेहड़ियाँ थी, उनमें से किसी ने आगे होकर उसको नहीं उठाया। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उन्होंने नहीं उसको उठाया। बाइक साइड पे मैंने लगाई, जाके उसको उठाया, बिठाया साइड पे। किसी को वो रेडी वाले से पानी का गिलास पकड़ के उसको पानी शानी दिया, उसकी बाइक को साइड पे किया। अच्छा, अब मेरे ये करने के बाद लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और वहाँ पे कयास आराइयाँ शुरू हो गई कि ये इधर से आ रहा था, वो उधर से आ रहा था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, लेकिन उसकी लाइफ सेविंग में कोई आगे नहीं आया। और इस सारे प्रोसेस में जब 2-4-5 मिनट गुजरे तो मैंने फिर वहीं पे किसी से पूछा कि यार किसी ने रेस्क्यू के लिए कॉल की है? तो कोई नहीं बोला। फिर मैंने खुद रेस्क्यू के लिए कॉल की, उनको लोकेशन बताई कि फ़लाँ जगह पर ये सब कुछ हुआ है। सो मतलब लोगों की अवेयरनेस का या रिस्पॉन्ड का लेवल ये हो चुका है। सर, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और इसके हल के लिए जैसे कि इन्होंने भी कहा, और लोग शायद ये सोचते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और पता नहीं हम फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए ना मैं एक फार्मूला देता हूँ कि मुझे बचपन में मेरे वालिद साहब ने एक बात सिखाई थी कि मैं आगे भी शेयर कर चुका हूँ कि बेटा तब तक नहीं डरना जब तक तुम्हारा कोई कसूर ना हो। ये बात उन्होंने, बहुत मैं अच्छी बात। बहुत बहुत छोटा अच्छी था बात। और मेरे सामने पुलिस ऑफिसर एक खड़े हैं और मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ और मैं उनके पीछे छुप गया हूँ कि बाबा पुलिस है। तो तब उन्होंने मुझे ये बात समझाई और फिर मुझे मेरा हाथ बढ़ाया कि जाके सलाम लो उनसे। तो तब से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जब तक मेरा कोई कसूर नहीं है ना, तो मुझे जो मर्जी के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल यही लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब तक आप पॉजिटिव हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया भी है तो वो जस्ट आपको ये पूछेगी कि ये क्या हुआ था, आपका क्या रोल था और वहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि आप वहाँ पे चशमदीद गवाह हैं। बिल्कुल तो सही। वहाँ आप बिल्कुल नहीं फंसने वाले। तो आप हिम्मत कीजिए और बढ़िए आगे दूसरे की हेल्प करने बिल्कुल के सही है। और चूंकि हम रवैयों की बात कर रहे हैं, रवैयों में बहुत सारे ऐसे रवैये होते हैं जो तकलीफ़ का बायस होते हैं। पहला रवैया तो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता किसी कैजुअलिटी में, किसी इंसिडेंट में अगर कहीं पर आपको चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आपकी मदद को नहीं आता, ये पहला रवैया है। सेकंड ये होता है कि बाज़ औक़ात कहीं पर एक्सीडेंट होता है जो या जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ होता है और वो नहीं गिरा तो वो आपको देखकर गुजरेगा और हंसता हुआ चला जाएगा। ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे रवैया होता है। और यहाँ पर मैं मतलब मेरा भी लाइफ एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक दफ़ा एक एक्सीडेंट, बड़ा मेजर एक्सीडेंट मेरा इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ और बड़ी स्पीड में कोई बाइक आ रही और वो आके मेरे साथ बिल्कुल टच हुआ, मैं नीचे गिरा हूँ और वो खुद आके निकल गया और उसने बाकायदा पीछे मुड़ के मुझे देखा है कि इसका क्या स्टेटस है वो चला गया वो। और वो हंसता हुआ चला रुका नहीं। गया। यस। मतलब ये जो चीज़ है ये ज़्यादा तकलीफ का बायस बनती है, बिल्कुल। ख़ास तौर पर उसके लिए जिसका डैमेज हुआ होता है। जी मोस्टली लोग वही वहाँ से जाते हैं, राह फरार इख्तियार करते हैं जो गिल्टी पे होते हैं, जिनकी गिल्टी अपनी होते हैं। गलती होती है। बिल्कुल सही है। और अभी आपने मदद की बात की तो हमारे फैसलाबाद के अंदर एक नौजवान है
अब्दुल रहमान उनका नाम है और आपने भी उनकी वीडियोस देखी होंगी। बिल्कुल। वो बाइक के ऊपर जाते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। उनके बैग के अंदर बाकायदा बोतलें होती हैं पेट्रोल की, और जिसको भी जो भी मदद हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी वो करते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा नौजवानों को काम करने की ज़रूरत है। और अगर हर बंदा ही, या हर बंदा ना सही, एक सोसाइटी में एक बंदा ये जिम्मेदारी ले लेता है कि वो अगर अपनी डेली लाइफ के अंदर जा रहा है, डेली रूटीन के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन जाते जाते पूरे एक दिन में उसने किसी एक की हल्की सी हेल्प करनी है, तो यकीन करें उसको बहुत अच्छी नींद आएगी उस रात। बिल्कुल सही है। और ये तो आपने एक नौजवान की मिसाल दी है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे नौजवान काम कर रहे होते हैं, समाजी खिदमत दे रहे होते हैं, लेकिन किसी को इल्म नहीं होता या इल्म होने नहीं देते। ये भी होता है। दूसरी बात की कि हमारी सोसाइटी का रवैया जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, बाज़ औक़ात सोशल मीडिया के ऊपर जब आप ऐसे किसी इंसिडेंट के बाद कमेंट्स को देखें ना, तो आप हैरान होंगे कि पॉजिटिवली जैसे इन्होंने काम किया, लाइफ सेविंग की है जी। इसके ऊपर मतलब एक्सपेक्टेशन ही होती है कि शायद 99 या 100% पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए, लेकिन बाज़ वक़्त उसके ऊपर भी ऐसे ही है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरी भी वीडियो पे बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं कि कैमरा मैन किधर छुपाया हुआ था, तो ये रिसिप्ट किसने लिखी थी, ये वो, तो बहुत से ऐसे नेगेटिव आए हैं कमेंट्स। ये अप्रोच बड़ी मतलब मुझे नेगेटिव तो और बहुत डिमोटिवेट गुस्सा आता है। करती है। मतलब आप कुछ करना भी चाहते हैं तो डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी कि ऐसे क्या फ़ायदा है, किस लिए करेंगे। अब जब मैं एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ, तो हम कोई वीडियो या कोई कवरेज करते हैं तो उसके ऊपर भी लोगों की अपने माइंड से सोचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है वो नेगेटिव बन चुका है। उन्होंने किसी भी चीज़ में से कीड़ा निकालना है और नेगेटिविटी की तरफ भाग जाना है फ़ौरन, और नेगेटिविटी के शेड के नीचे उन्हें पनाह लेनी है जाके। उन्होंने नहीं देखना कि अगले की क्या इंटेंशंस हैं या वो किस तरह से काम कर रहा है। आपकी एक बोल, एक मोटिवेशन का फिक्रा अगले की ज़िंदगी संवार देता है और उसके अंदर बहुत मोटिवेशन भर देता है कि वो मजीद भी लोगों की हेल्प करे। अगर आप खुद किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को डीमोटिवेट ना करें। बिल्कुल सही है। और ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आम है कि किसी को राह चलते हुए अगर डीमोटिवेट करना है तो आप एक सेंटेंस ऐसा बोल दें कि उसकी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। सो जहाँ पर बिहेवियर की बात हो रही है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, वहाँ पर एक जो समाजी राब्तों के लिए हम सोर्स को यूज़ करते हैं जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है, उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है कि कोई भी वाक़या जब होता है तो सबसे पहले रिपोर्ट होने के बाद वहीं पर आता है, उसकी वीडियो आती है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज आते हैं, फिर आपको पता लगता है कि ये बेसिकली हुआ क्या। सो सोशल मीडिया का बिहेवियर क्या वही है जो अमूमन हमें माशरे का रवैया दिखता है? सर मेरे नज़दीक तो वही है, क्योंकि सोशल मीडिया भी वही लोग चला रहे हैं जो कि माशरे में रहते हैं, देखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि अरसलान हमारे दरम्यान मौजूद है जिन्होंने हेल्प की। इस तरह के माइंडसेट के लोग सोशल मीडिया पर भी होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिविटी को ही वो आगे प्रमोट भी करते हैं। तो लेकिन हमें कलेक्टिवली इसी सोच को लेके चलना चाहिए, जो कि ये बहुत रेयर है, फ़िलहाल बहुत रेयर है लोग इस तरह के जो कि पॉजिटिव काम को लेकर चलते हैं। बिल्कुल सही है अरसलान। एक अप्रोच ये होती है, बाज़ औक़ात किसी के साथ अच्छा करे ना तो एक तवक्को बन जाती है या उम्मीद बन जाती है कि मेरे साथ भी कोई अच्छा करे, और ये सबसे गलत सोच है आज की। गलत सोच है। और अगर कभी ऐसा ना हो तो बाज़ औक़ात दिल में सवाल भी आता है कि यार मैं तो अच्छा करता हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा। सो इस सोच को कैसे देखते हैं? सर बेसिकली हम जो अच्छा करते हैं उस अच्छे का बदला हमेशा अल्लाह से एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा आजकल के जो दुनिया के लोग हैं उनसे तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बात जनाब। सर इन्होंने तो एंड कर दिया है। यकीनन बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो इनका वो डिनाई करना है इस सोच को, और यकीनन जब हम हेल्प करते हैं तो ये तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि लोग भी हमारी हेल्प करेंगे या हमारे साथ अच्छा ही पेश आएंगे। तो हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और साथ में ख़ुद भी मोटिवेट रहना चाहिए। अभी मैं यही सोच रहा था इस पूरी डिस्कशन के दौरान कि अब एक पर्सपेक्टिव है उस खातून वाला कि जो बहुत ही लाचार हो चुकी है, बेबस हो गई है और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लिया और साथ में अपने बच्चे को भी लेके जा रही है। और एक पर्सपेक्टिव है अरसलान का जो कि मैट्रिक में टॉपर है और लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जो कि अब जॉब कर रहे हैं और अभी भी जॉब बल्कि सर्च कर रहे हैं अभी तो, और दूसरों को ये बचा भी रहे हैं और मोटिवेशन से भरपूर है। सो हमें अरसलान बनना है
और अच्छा, हर ये एक को मुज़म्मिल 360 एंगल का difference बिल्कुल है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, बहुत डिफरेंस है। और अगर हम सब लोग इसी तरह से सोचेंगे तो हमारा सोसाइटी देखें कितना अच्छा वर्क करेगी और कितनी जल्दी से प्रोग्रेसिव हो जाएगी। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना जी, चाहूँगा कि आजकल जो चल रहे हैं माशरे के हालात, कुछ लोग अच्छे काम करते हैं लेकिन जब उनको डीमोटिवेट किया जाता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। तो मेरा ये है कि डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने जो आपने अच्छा काम किया है उसकी अपने अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सही है। सो फाइनली मैं मैसेज लेना चाहूँगा आज के मौजू के हवाले से मुज़म्मिल से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सोशल अवेयरनेस को, समाजी खिदमत को, लाइफ सेविंग को जहन में रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अरसलान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये दाद के मुस्तहिक है। और दूसरा मुझे लोगों को ये मैसेज देना है कि यार आप लोग मोटिवेट नहीं कर सकते ना, किसी को डीमोटिवेट भी ना करें, क्योंकि बिल्कुल ये सही। दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है किसी को दो बोल अच्छे बोलने की तो आप किसी को बुरा बोल भी ना बोलें। अभी इसी में मैं जल्दी से एक मिसाल आपको दे दूं कि रिसेंटली हमारे फैसलाबाद में एक नौजवान है, वो भी अरसलान की तरह, उन्होंने MS बॉटनी का रखा है। उनके पास MS की डिग्री मौजूद है, लेकिन वो अब बेचारे इतने मजबूर हैं कि उन्होंने सड़क किनारे एक स्टॉल लगा लिया, वहाँ पे वो बोटल्स सेल करते हैं और इस तरह की चीज़ें सेल करते हैं। मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, नहीं फिक्र है, लेकिन बिल्कुल सही। मुझे कह रहे हैं कि ये एक दुख और एक रिग्रेट रहेगा कि जब मैंने डिग्री हासिल कर ली और जब मैं सड़क पे आया मजबूर होके तो मेरे ही अपने लोगों ने मुझ पे वो ताने मारे, बिल्कुल सही। मैंने दिए कि आप डिग्री इतना पढ़ के ये काम कर रहे हो, तो आपको प्लीज़ ये नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल सही। अगले बंदे का आपको नहीं पता कि वो किस इम्तिहान में है, क्या जंग लड़ रहा है। बहुत खूबसूरत बात। अरसलान क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मुज़म्मिल भाई ने बहुत सही बात की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी को। उसके बाद बेसिक जो मैसेज मेरा वो यही है कि कभी भी मुश्किलात या परेशानियों से डर के ना ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सही। हमेशा उनका सामना करना चाहिए। बिल्कुल सही है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर आपका अरसलान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शुक्रिया। इनविटेशन के ऊपर आज तशरीफ़ लाए और हमें मौका ये मिला कि हमने एक रियल लाइफ हीरो को अपने तमाम लिसनर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ मिलवाया। सो जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं सम अप करूँगा कि आज हम चूँकि बात कर रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सो सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी दोनों दोस्तों ने ये बात की कि नेगेटिविटी को साइड पर करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव को सपोर्ट करें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे, ये मेरा मानना है और मैंने ये लाइफ एक्सपीरियंस भी किया है। जब आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आना शुरू होती है तो उसी के साथ आपके जहन में मनफी सोच भी पैदा होना शुरू हो जाती है या फिर आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा पॉजिटिव रहेंगे तो मोटिवेशन बरकरार रहती है। सेकेंडली, अपनी लाइफ में जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनका अपना एक रोल होता है। चॉइस आपके पास है, आपने किन लोगों को, किस रोल को अपने करीब करना है, किसको दूर करना है। जो आपकी लाइफ में सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं उनकी इंगेजमेंट के साथ चलते जाएं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जहाँ पर सपोर्टिंग रोल नहीं मिलता वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। सपोर्टिंग रोल को लेने के लिए तवक्कुआत बिल्कुल मत लगाएं, उम्मीदें मत लगाएं कि फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे साथ बहुत सपोर्टिंग है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए ये करेगा। जो करेंगे आप अपने लिए अपनी एफ़र्ट के साथ खुद करेंगे, लेकिन वो शख्स जस्ट आपके सपोर्टिंग रोल में आपको मदद कर सकता है, इससे ज़्यादा और तवक्को नहीं लगानी चाहिए। और वेरी लास्ट एंड फाइनल, नेकी जब भी करें उसका सिला जो है वो अल्लाह पाक देगा आपको। नेकी का बदला इंसान कभी पलट कर नहीं देता, ना दे सकता है। लिहाजा अगर किसी की खिदमत करना चाहते हैं, किसी के साथ नेकी करना चाहते हैं तो इस सोच के साथ करें कि इसका बदला जो है वो हमें अल्लाह पाक देगा। सो इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।